नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बड़ोदरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल अपन आपके हड़प्पा की कहानी पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, हड़प्पा की कहानी पढ़ रहे थे। अपन ने वहाँ के नगरों की विशेषता देख ली थी और मोहनजोदड़ो का अपन ने जो महान स्नानागार था उसकी बातचीत की थी, और भवन, नाले और सड़कों से अपने को आगे पढ़ना था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कल कि मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। देखो, ये है रहे। अब देखो, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये वाला, जहाँ से ये कर्सर घूम रहा है ना, उंगली वाला, ये हड़प्पा के चित्र है, ठीक है ना? मतलब खुदाई में इस तरीके के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना? और चित्र में दिखाऊं आपको। और ये देखो, ये इस तरीके का वहाँ पे पूरा टीले प्राप्त हुए हैं। ये इस तरीके के भवन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये इस तरीके से कुआं प्राप्त हुआ है। ये देखो, गड्ढा दिख रहा है, ये कुआं है। और ये इस तरीके से कंकाल तंत्र प्राप्त हुए, ये आदमी मरा हुआ पड़ा है अंदर। ये इसके जो बर्तन वगैरह होते थे, वो चीजें इसके पास में रखी हुई पड़ी है, ठीक है ना? और क्या चीज बताएं आपको? हाँ, ये देखो, ऊपर से आप फोटो देखोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, है ना? ये इस तरीके से, ये ऊपर टीले वाले क्षेत्र है और ये नीचे वाले। और यहाँ पे देखो, ईंटों का प्रयोग किया गया था। आज से 4700 साल पहले के बने हुए ये, अभी के नहीं है। देखो, ये इस तरीके से सीढ़ियाँ लगी होती थी घरों के अंदर, देखो, जाने के लिए। या जो कुएं वगैरह होते थे ना, उनके अंदर इस तरीके की सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था, है ना? इतने फोटो बहुत है। ओके, अब अपन चल लेते हैं वापस अपने। अब अपन बातचीत करेंगे आपके आज जिस टॉपिक की, उसका नाम है भवन, नाले और सड़कें। तो उस जमाने में अपन तीसरे अध्याय की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, आरंभिक नगर वाला। और अभी तक आपने इसके जो आगे की वीडियो नहीं देखे हैं, तो अभी लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के पास में प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में जाके क्लास 8, सॉरी क्लास 6, आपकी क्लास 6 के, आपकी जो पुस्तक है ना हमारा अतीत, वो वाली ओपन करनी है प्लेलिस्ट, और वहाँ पे सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे देख सकते हैं, ठीक है ना? अभी अपन देखेंगे भवन और नाले। मैं इसको कर लेता हूँ पूरा। हम्म भवन, नाले, सड़कें, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। तो देखो, इन नगरों में घर आमतौर पर, थोड़ा कर लेते हैं जूम, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से दिखे। हाँ, हाँ, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। यहाँ पे जो घर बने हुए होते थे, उनकी विशेषता ये है कि ये या तो एक मंजिल होते थे या फिर दो मंजिल होते थे। इस तरीके से इनके ऊपर घर बने हुए होते थे, ठीक है ना, दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और घर का जो आंगन था, इसके चारों ओर बनाए जाते थे कमरे, ठीक है ना? घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, घर के आंगन के चारों ओर इस तरीके से। यानी ये मेन प्रवेश द्वार हो गया, और इस तरफ यहाँ पे सारे और कमरे बने हुए। ये कमरे भाई टेढ़े बन रहे हैं, और बीच में आंगन होता था, ठीक है ना, बीच में आंगन होता था, ठीक है। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है। कई नगर में ढके हुए नाले थे, और यहाँ पे आज से 4700 साल पहले देखो, कई ऐसे नगर थे वहां पे ढके हुए नालियां होती थी। अपने तो अभी तो खुली हुई नालियां, लेकिन वहां पे कैसी नालियां होती थी? ढकी हुई नालियां होती थी, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ठीक है। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। देखो, कितनी टेक्नोलॉजी थी आज से पहले, और कितना दिमाग था उनके अंदर। नालियां जो थी वो पूरी तरीके से ऊपर से बंद थी, और इन नालियों के अंदर हल्की ढलान होती थी ताकि इसका जो मल मूत्र वाला जो पानी है वो बह करके जा सके। और नालियां जो थी, सड़कों की नालियों से उनको जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण हर जगह जगह पर मनहोल मैन होल बनाए जाते थे, ठीक है ना, जिनके जरिए उनकी देखभाल और साफ सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के एक साथ ही उनका किया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के भवन और नाले, सड़कों से संबंधित आपको क्या जानकारी है, तो आप ये सारी चीजें लिखोगे। वहां पे सड़कें बनी होती थी पक्की ईंटों से, ठीक है। और सड़कों के किनारे जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी,
फिर उन नालियों को मुख्य नाले से जोड़ दिया जाता था। मुख्य नाला भी ढका हुआ होता था और मुख्य नाले के अंदर मैन होल बनाए जाते थे जिसके जरिए वो उस नाले की साफ सफाई और देखभाल कर सकते थे। ठीक है। और हड़प्पा के नगरों के ईंटों की चिनाई देखो किस तरीके से ईंटों की चुनाई की गई है। देखो आज से पहले ईंटों की किस तरीके से चुनाई की गई। ये लोग है वहां पे बैठा बैठा दादाजी ये साफ कर रहे हैं इनको कि किस तरीके से ईंटों की चुनाई की हुई गई थी। ये चुनाई नहीं कर रहा है, ये सफाई कर रहा है कि किस तरीके से चुनाई की गई थी। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता, कोई दो अंतर बताओ। देखो भाई, पिछले अध्याय के जो घर थे वो थे कच्चे, यहाँ जो घर है वो है पक्के। ठीक है। आगे देखो नगरीय जीवन। अब उनका नगरीय जीवन किस तरीके से था तो देखो, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मुझे बताओ, जो लोग नगर की खास इमारतें बनाने का जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वास्तुकार। ठीक है ना। संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मणके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। ध्यान रखना, लिपिक का क्या काम था, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हो। ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पीकार थे, यानी शिल्पकार थे जो स्त्री पुरुष रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। जो तरह तरह की चीजें बनाते हैं ना उनको कहा जाता है शिल्पकार। ठीक है ना। उसमें स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। और लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। ठीक है ना, लाते और ले जाते थे। सुदूर देशों के किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे उनके बच्चे शायद खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ और इनमें से कुछ लोग ऐसे जो है मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। ठीक है। अब यहाँ पे आपके चित्र चित्र दिए हुए कुछ। सबसे ऊपर चित्र जो दिया हुआ है मोहनजोदड़ो का एक सड़क और उसमें बना नाला है। ठीक है ना। तो भाई देख लो, सड़क है भाई, यहाँ पे सड़क भी है, यूं होती होगी पुराने पुराने जमाने की ये सड़क है। और इसके पास में देखो ये नाला बना हुआ है ना, ये इधर नाला बना हुआ है। ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे हड़प्पा की एक देखो, इसमें ये एक कुआ है, ये देखो ये कुआ पक्का कुआ है। ठीक है। और बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर है। मोहर में समझते हो, ये मोहर है। मोहर का मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा का मैं सीधा सीधा उदाहरण दूं तो मुद्रा का मतलब होता है रुपया। ठीक है ना। मुद्रा का मतलब होता है रुपया। उस टाइम ये रुपया होता था। ये ऐसे ही अड़ा एक सींग वाला ऐसे जानवर ये दिखाओ और खाना लेके जाओ। और ये उनकी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ये एक श्रृंगी बैल है और इसके आगे ये कुछ है। और उसके बाद में इस मोर के ऊपर चिन्ह की खास लिपि है। देखो ऊपर खास लिपि लिखी हुई है। लिपि का मतलब होता है अक्षर लिखे हुए। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन और प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये सारा लिखा हुआ क्या है। ठीक है। और इसका अर्थ क्या है। और दाई और नीचे पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने, और ये है उनके खिलौने। ठीक है। आगे देखो, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक विदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट है और फलक है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें मिली है, उनके अंदर मिले हैं सबसे पहले तो मनके। मनके के बाद में बाट, बाट के बाद में फलक। अब एक एक चीज देखते हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये जो है ये पत्थर के बाट है। बाट का मतलब है तो पहले तोला जाता था, तोलने के लिए काम आते हैं, तोलने के लिए। ठीक है ना। कोई चीज को तोड़ना होता था तो ये पत्थर रख के तोले जाते थे। ठीक है ना। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इनकी चर्ट पत्थर, ये इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। ये जो पत्थर यूज होता था ये एक तरीके का पत्थर है जिसका नाम है चर्ट पत्थर। ठीक है ना। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया हो। ठीक है ना। और ये जो चर्ट पत्थर से बने हुए जो बाट होते थे वो कोई बहुमूल्य धातु वगैरह। आप कभी सोने की दुकान पे गए हो, सोना तोड़ने के लिए जो बाट यूज लिए जाते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना। तो ये उसी तरीके कोई बहुमूल्य धातु को तोड़ने के काम लिए जाते हैं। और मध्य में मनके से बनाए गए कई
कॉर्लियन पत्थरों से बनाए गए, देखो ये मनकों से बनाए गए भाई उपकरण है, कॉर्लियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते थे, इनके छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो ये देखो मिड़िया है, मनके का मतलब होता है मिड़िया, ठीक है। इनके बीच छेद कर करके एक धागा डालकर माला बनाई जाती थी। मध्य में दाएं की धारदार फलक है, ये तो है फलक, ये सोच लो, ये ऐसा जो होता था ये आपका फलक है, ठीक है ना। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति है भाई, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र पत्थर की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से मिली है, उसमें कढ़ाई वस्त्र पहने दिखाया गया। तो ध्यान रखना, कढ़ाई वस्त्र पहने पत्थर की मूर्ति हमारे को कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है आपके मोहन बारहटों प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, और यहाँ जो मोहरें बनती थी वो बिल्कुल इस तरीके से बनती थी जैसा कि आपको यहाँ ऊपर चित्र में दिख रहा है। और ये जो आपकी मोहरें हैं इनके ऊपर ज्यादातर आपको जानवरों की चित्र मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये होती कैसी थी, ये होती थी आयताकार यानी चौकोर होती थी, ठीक है ना। ये जो मोहरें होती थी ये आपकी आयताकार मोहरें होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो आप लोग पृष्ठ संख्या 6 पे देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, अध्याय 2 में तुमने जिनके बारे में पढ़ा था वह धातु का उपयोग होता था, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं, वो पत्थर के बाट नहीं बनाते थे, वो पत्थर के हथियार बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ध्यान रखना, आज से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के अंदर कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। देखो अब जो मोहनजोदड़ो, इससे क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से एक कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं जो किससे, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती है। तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से आपको ये आदमी तो मिला है, इसके साथ में क्या मिला है, कपड़े के टुकड़े मिले। किसके टुकड़े मिले, कपड़े के टुकड़े, इसका मतलब ये लोग कपड़ा पहनना जानते थे। कपड़े के टुकड़े मिले हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को कपड़े की जानकारी थी और ये शायद कपास का उत्पादन भी करते होंगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया, और विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण रहता है। और विशेषज्ञ क्या होता है, जैसे आपके डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर वो विशेषज्ञ होते हैं, और वो खास प्रशिक्षण रहते हैं। प्रशिक्षण का मतलब है शिक्षा या फिर जानकारी, ठीक है। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ संख्या 27 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से बनाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। चलो देखो भाई, देखो ये नाक तो पता नहीं इनकी कहाँ चली गई, वापस बना देते, ये देखो नाक गायब हो गई, लेकिन देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया, पहले भी लोग इतना अच्छे तरीके से बनाते थे, ठीक है ना। अब और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था वो कोई विशेषज्ञ या मूर्तिकार ही होगा, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों ही इस तरीके के काम में दक्ष थे। दक्ष का मतलब है निपुण, कार्य करने में सक्षम, मैं ऐसे लिखता हूं, कार्य करने में सक्षम। फेंस क्या होता है, देखो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर। अब ये फेंस किससे तैयार होता है, बालू प्लस स्फटिक पत्थर जो होते हैं उसको गोंद में मिलाकर कुछ वस्तुएं बनाई जाती है, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, और इस चिकनी परत के रंग पर प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे रंग होते हैं। और फेंस से क्या बनते हैं, मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जो कि ये आपके इसके अंदर दिख रहा है। कच्चे माल की खोज में देखो, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अष्ट प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। जैसे आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक पेज बनाना है, पेज या फिर कागज बनाना है, तो कागज में क्या यूज होता है, पेड़ यूज होता है। तो पेड़ क्या हो गया, पेड़ आपका हो गया कच्चा माल। आपको बनाना है गुड़, तो आपको क्या चाहिए, गन्ना चाहिए,
तो गन्ना क्या हो गया, कच्चा माल, ठीक है ना। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे आपको चाहिए क्या, पनीर चाहिए, तो पनीर के लिए कच्चा माल क्या है, दूध है। दूध किससे मिलेगा, गाय बकरी से मिलेगा, भैंस से मिलेगा, ठीक है। जैसे लकड़ी या धातुओं के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है, फिर इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। फिर कपास जिसके बाद कतई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोग कई चीजें मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। ये चीजें यहाँ पे मिलती नहीं थी। आयात का मतलब है खरीद कर लाना। आयात का मतलब है दूसरी जगह से खरीद कर लाना, सीधा इतना ही समझो, दूसरी जगह से खरीद कर लाना, खरीद कर लाना, ठीक है ना। क्या कहलाता, आयात कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा के लोग तांबा आयात संभवतः, अब जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके लोग तांबा आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ध्यान रखना, हड़प्पा के लोग तांबे का कहां से आयात करते थे, आज के राजस्थान में करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे के आयात किया जाता था। देखो कहां से करते थे हड़प्पा के लोग, एक तो करते थे राजस्थान से, और दूसरा कहां करते थे, एशिया के देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था। और कहां से करते थे, ईरान से करते थे। किसका आयात, टिन का करते थे, किसका, टिन का आयात करते थे, ठीक है ना। टिन का आयात करते थे, कहां से, ईरान से। और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। सोने का आयात वो आधुनिक कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर के अंदर तो गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। सोना आपके कर्नाटक से किया जाता था। और त्रिन धातु की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान, और ओमान और वर्तमान राजस्थान की बात करें तो यहाँ से लिया जाता था आपके तांबा, ठीक है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखकर खिलौने और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का उपयोग करते होंगे। ये भाई आपको कहीं दूसरी जगह से चीज लानी है तो उस जमाने में कोई एरोप्लेन तो थी नहीं, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से लाते हैं। और ये चित्र भी बैलगाड़ी का बना हुआ है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि वहां के लोग इस बैलगाड़ी को प्रयोग करते थे, ठीक है। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई, नहीं। देखो इधर देखो, और ये जो आपकी है वो एक तरह की मोहर है, ये भी एक तरह का सिक्का है भाई, वहां पे चलता था, ठीक है। बच्चों का खेलने का हल, आज हल चलाने वाला ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं और हमें ज्ञात नहीं है कि क्या वे हड़प्पा के, देखो, और ये इस तरीके का हल का प्रयोग भी किया गया था, ये एक तरीके का हल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग कृषि कार्य भी करते थे। देखो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे, चरवाहे का मतलब होता है जो पशुओं को चारा चलाता, चारा खिलाता है, वो चरवाहे है ना, पशुपालन, ठीक है। इन शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, और ये एक नई बात थी, ठीक है ना। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लकड़ी हल के आकार के खिलौने जरूर मिले अपने को। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके भी अपनाते हैं। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई भी करते थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता था। संचय का मतलब है पानी को इकट्ठा किया जाता था, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती थी। ध्यान रखना, ऐसी सभ्यता जहाँ पे सिंचाई के अवशेष भी मिलते हैं, तो आपकी कौन सी सभ्यता, कौन सा पप्पा, हड़प्पा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, हमने हड़प्पा का एक तो अपने देखा था, कौन सा देखा था भाई, मोहनजोदड़ो देखा था। अब आप गुजरात के अंदर भी हड़प्पा के कुछ नगर है, उनका सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, खदीर बेत एक नगर है, उसके किनारे एक नगर है जिसका नाम है धौलावीरा। वो भी आपकी इस हड़प्पा सभ्यता के कालीन है, या हड़प्पा सभ्यता जिस टाइम थी उस टाइम वहां पे भी एक नगर था जिसका नाम है धौलावीरा, ठीक है। वहां साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। और जो धौलावीरा नगर था उसको तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, और इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर और पत्थरों
में खोदा पाया गया है और अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया है और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते। देखो जो आपका नगर है ये आपका धोलावीरा नगर, इसके चारों ओर दीवार और इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे आपके, ठीक है। और ये जो आपका धोलावीरा है इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैदान पाया गया है, ठीक है। और इस मैदान के पास में मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे आपके जैसे होता है ना वो, अभी जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हो तो बोर्ड होता है, बोर्ड, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड होता है, ऐसे बोर्ड के ऊपर अक्षर चिपकाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक अपने आप में यूनिक चीज है और ये आपको मिलती है धोलावीरा के अंदर, और धोलावीरा जो है वो आपका गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। आगे देखो, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान है। देखो यहाँ आपका धोलावीरा, धोलावीरा के पास में एक और स्थान है जिसका नाम है लोथल, जो आपके गुजरात में है, ठीक है ना, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और यहाँ पत्थर, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहना था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन मोहर बदी गीली मिट्टी पर दबाने की से बनी छाप भी मिलती है। और यहाँ जो मोहरें मिली है उसके अंदर मुद्रांकन किया हुआ है या मोहर बदी जिसके ऊपर गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप भी मिलती है। और लोथल का बंदरगाह, जो आपका लोथल है जो आपके गुजरात के अंदर है, उसके अंदर से अपने को मिला है, गुजरात का है, इसके अंदर से अपने को मिला है एक बंदरगाह। बंदरगाह क्या चीज होती है पता? बंदरगाह जो चीज होती है वो होती है अपनी समुद्र से व्यापार किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं आपका बंदरगाह। और ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया जाता था और उतारा जाता था। तो देखो ये इस तरीके का एक तालाब है जो समुद्र से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो नावें वहां पे आती थी और यहाँ से सामान निकाला जाता था, सामान वापस उसके अंदर चढ़ा के कहीं और भेजा जाता था। तो ध्यान रखना किस जगह से हमारे को बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं, तो लोथल के अंदर से मिलते हैं। और लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आपके गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक इमारत मिली है, इमारत का मतलब है बिल्डिंग, ठीक है ना, इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने के उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से अपने को मिलते हैं। अब है मोहर या मुद्रा अंकन या मोहर बदी क्या होती है, ये चीज दिख रही है, मोहर और मुद्रा अंकन या मोहर बदी क्या चीज होती है। तो देखो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैले को बंद करने के बाद उन पर मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप मोहर बदी कहती थी, ठीक है। और अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि ये सामान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़। अब बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में समझो, देखो यहाँ पे मैंने एक सामान भेजा, यहाँ पे आप बैठे हो, मुझे ये सामान भेजना है, तो मैं उस जमाने में क्या करता था, इस सामान को एक बॉक्स में लिया, बॉक्स में लेने के बाद में मैंने जहाँ से पैक किया है उसके ऊपर मिट्टी लेप दी जाती थी और मिट्टी लगा करके उसके ऊपर ऐसे मोहर छेप दी जाती थी, ऐसे छप्पा सील होती ना, ऐसे सील लगा दी जाती थी, ठीक है। अब ये सील अगर टूटी हुई नहीं है तो इसका मतलब वो सामान बिल्कुल आपका सही है, और अगर ये टूटी हुई है तो इसका मतलब इस सामान के साथ में आपके किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई है, और यही चीज जो होती थी वो होती थी मोहर बदी। और आज के ज़माने में जैसे आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जो चीज़ें मंगाते हो उसके ऊपर सील लगी होती है कि नहीं होती? अगर वो सील फटी हुई है तो इसका मतलब आपके सामान के साथ में छेड़छाड़ हुई है। तो उस ज़माने में भी देखो इतनी मतलब सिक्योरिटी थी, ठीक है ना? आज भी मोहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता था? सिक्योरिटी के लिए किया जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहरें और बाटों को बंद हो गए और दूर दूर तक से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणालियां नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनने जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी थी और वो नहीं मिला होगा। इसके अलावा मवेशी बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने के अक्सर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत की बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियां में जाकर बस गए थे। इससे लगभग 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ और इसके बारे में अध्याय तुम 5 और 8 के अंदर पढ़ोगे। तो प्यारे साथियों, अपन जिनकी बातचीत कर रहे थे कि भाई जो नगर और जो सभ्यताएं बनी थी
वो अचानक इतनी नष्ट कैसे हो गई? फली फूली बढ़िया उनके अंदर विकास था, बढ़िया सही तरीके से चल रहा था, लेकिन इनके अचानक नष्ट हो जाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है कि भाई जंगल नष्ट हो गए होंगे, कोई कह रहा है कि अचानक बाढ़ आ गई होगी, कोई कह रहा है कि मतलब भूखमरी आ गई होगी, कोई कह रहा है बीमारी आ रही होगी, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है जिससे हम ये बता सकें कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यता, ये जो आपका धोलावीरा, ये जो आपका लोथल, ये आपका जो मोहनजोदड़ो, ये अचानक समाप्त कैसे हो गए हो। ठीक है। हम्म, ये अपन पिरामिड वाला पढ़ लेते हैं, फिर आपके प्रश्न नेक्स्ट अध्याय में करके डायरेक्ट देखने वाले। ठीक है। अन्यत्र में देखें, अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो, जैसे कि वहां पे अपने तुर्की ढूंढा था ना, इसमें मिस्र को ढूंढो। और मिस्र के अंदर नील नदी के आसपास के इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। ठीक है ना। और लगभग साल 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पिरामिड होते हैं वो इस तरीके से बड़े होते हैं, और ये बड़े बड़े मकबरे होते थे। ठीक है ना। मिस्र में बने बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों के अंदर दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते हैं। शव जो होते हैं, इनके जो शव थे, इनको मम्मी कहते हैं। उनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया गया। तो देखो, ये आपके मकबरे थे, उन मकबरों को पिरामिड कहा जाता था, और इन्हीं पिरामिडों के अंदर जो राजा महाराजा थे उनको दफना दिया जाता था। और उनकी जो बॉडी थी, उनको जिसके अंदर पैक किया जाता था, वो थी मम्मी। तो कल मैं आपको इस मम्मी का चित्र बताते हुए आपके ये जो अभ्यास प्रश्न है, इन अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद में आपका जो चौथा अध्याय है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे आपके चौथे अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद।